फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग वेव फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में समझने वाले हैं और ये जानेंगे वेव फंक्शन क्यों आया, इसकी प्रॉपर्टीज क्यों आई। इसके डिफिनेशन को समझने से पहले जानते हैं वेव फंक्शन क्यों आया। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लासिकल पार्टिकल या क्लासिकल ऑब्जेक्ट, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, अगर एक बॉल को एक पर्सन फेंकता है कुछ इस तरीके से, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी वेल डिफाइंड होगी। हम जानते हैं कि बॉल इस तरीके से जाएगी और ऐसे नीचे आ जाएगी, यानी वेल डिफाइंड पाथ रहेगा क्लासिकल ऑब्जेक्ट का। ये हम जान चुके हैं। अगर हम बात करें क्वांटम पार्टिकल मतलब बहुत छोटे पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे ऐसे मान लीजिए थ्रो किया गया किसी भी तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया गया तो कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन इस पाथ से जाए। ये इस पाथ से भी जा सकता है, ये इस पाथ से भी जा सकता है, ये इस पाथ से भी जा सकता है, किसी भी पाथ से ये जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है। यानी कि यहां पे क्वांटम पार्टिकल जो है वो क्लासिकल की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। इनका वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता है, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्टरी नहीं होता है क्वांटम पार्टिकल का। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। किस तरह से बिहेव करते हैं? वेव। जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से उन्होंने ये बताया था कि हर एक पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होता है। क्या एसोसिएट होता है? वेव एसोसिएट होता है। उसको मैटर वेव कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका डुअल नेचर आ गया, वेव का भी नेचर आ गया पार्टिकल के साथ में। कौन से पार्टिकल? क्वांटम पार्टिकल। उसकी वेवलेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ है, पी मोमेंटम है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। ये हम जानते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। यानी कि क्वांटम पार्टिकल का कैसा होता है? वेव लाइक प्रॉपर्टी होते हैं क्वांटम पार्टिकल की, इसीलिए इसका वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता है। इसको भी आप पढ़ लीजिए। सिंस पार्टिकल हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बिहेव लाइक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। इनको आप ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनकी प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी नहीं होती है, वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता है। एक और एग्जांपल से क्वांटम पार्टिकल्स को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे इनका वेव नेचर होता है और वेव फंक्शन क्या होता है इसको समझ रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। S1 S2 दो स्लिट है जिनसे लाइट गुजरती थी। यहाँ पे लाइट की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन से जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया गया, खूब सारे इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया गया S1 S2 से, तो यहाँ पे ये पाया गया कि जैसे लाइट में आपको फ्रिंजेस मिलता था, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, वैसे इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ इस तरीके से फ्रिंजेस मिला है, जहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और कहीं पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम है। यानी इस तरीके से फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पे देखने को मिला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? वेव लाइक प्रॉपर्टी है, तभी तो आपको इस तरीके से फ्रिंजेस मिला। क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट इस तरीके से जाता था दोनों स्लिट से और आपस में वेव की तरह होता था, तो इंटरफेयर करता था। तो वेव की नेचर है, वेव की नेचर है तभी इंटरफेरेंस करेगा तभी फ्रिंजेस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन का भी क्या है? वेव है, और ये इंटरफेरेंस कर रहा है, तो हमें स्क्रीन पे क्या मिल रहा है? फ्रिंजेस मिल रहा है। यहाँ पे भी हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर है? वेव नेचर है। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया गया है और इस तरीके से भी बताया गया है। अब यहाँ पे और एक चीज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ले तो क्या होगा? क्या तब भी हमें वेव की प्रॉपर्टी दिखेगी? क्या तब भी हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इस तरीके से देखने को मिलेगा? इसको समझते हैं। जैसे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर दिया हमने, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को, ऐसे करेंगे वन बाई वन। तो यहाँ पे जब हमने वन बाई वन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे थ्रो किया, तब भी हमने कुछ टाइम बाद देखा कि भाई इस पे फ्रिंजेस मिल रहे हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है? क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी आपको इस तरीके से फ्रिंजेस मिल सकते हैं? ये क्वेश्चन उठता है। भाई दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं पास करके गए, एक इसका वेव आपस में इंटरफेयर हो गया तो फ्रिंजेस मिला। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या हो सकता है? तो हो सकता है। ये कैसे? इससे कंक्लूजन हमें मिला कि जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें मिली हैं वो एक इलेक्ट्रॉन से कब मिली है? जब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हो, और ये वेव जो है वो दोनों स्लिट से एक ही टाइम पे पास हो। इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर हो? वेव नेचर हो, और ये वेव जो है दोनों स्लिट से एक ही टाइम पे पास हो। तो क्या होगा? दोनों वेव आपस में इंटरफेयर हो जाएंगी। जब इससे वेव निकलेगी इससे, तो आपस में इंटरफेयर होकर हमें फ्रिंजेस मिलेगा। तो वन बाई वन इलेक्ट्रॉन को अगर आप थ्रो कर रहे हैं इस तरीके से स्लिट से, तो भी क्या होगा? आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई पार्टिकल जो क्वांटम पार्टिकल है उनका कैसा नेचर है? वेव नेचर है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ा क्या? वेव फंक्शन डिफाइन करना पड़ा। क्या डिफाइन करना पड़ा? वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन साई क्या चीज होता है? देखिए,
हमने बताया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐसे थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है, तो उसका कोई पाथ डिफाइंड नहीं है, वो इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी, इस पाथ से भी, किसी भी पाथ से जा सकता है। तो इसीलिए हम एक ट्रेजेक्ट्री नहीं बता सकते हैं। तो कोई भी मूविंग पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए वेव फंक्शन की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? वेव फंक्शन की जरूरत पड़ी, जिसको साई से रिप्रेजेंट किया गया, PSI। कोई भी मूविंग पार्टिकल नहीं बल्कि क्वांटम पार्टिकल, कोई भी मूविंग क्वांटम पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? वेव फंक्शन का। कि भाई इसकी जब ट्रेजेक्ट्री ही नहीं डिफाइंड है, क्लासिकल होता तो हम कह देते हाँ भाई ये है, ठीक है, लेकिन क्वांटम में हमें वेव फंक्शन को साई को डिफाइन करना पड़ा है, क्योंकि इसकी वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री नहीं थी, तो हमें वेव फंक्शन साई को डिफाइन करना पड़ा। अगर हम इस साई का, जैसे ये हमारा वेव फंक्शन इस तरीके से है, ये हमारा वेव फंक्शन क्या है? साई है। अगर अब इस साई का क्या कर दें, साई लें और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार लें इस तरीके से, और उसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी। अब ये साई स्टार क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल साई बराबर आपका कोई वेव फंक्शन है e⁻⁴ एक्सपोनेंशियल i⁻⁴, तो साई स्टार जो होता है कॉन्जुगेट होता है, उसको हम कहेंगे e⁻⁻⁴ इस तरीके से कॉन्जुगेट आप निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया। तो वेव फंक्शन से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? कि प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ पे पाया जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री नहीं डिफाइंड है। ट्रेजेक्ट्री नहीं डिफाइन होने की वजह से हमें प्रोबेबिलिटी लगाना होगा। हो सकता है पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है पार्टिकल यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए तो हमें वेव फंक्शन पहली चीज पता होना चाहिए। वेव फंक्शन पता है तो आप क्या करेंगे? साई स्टार कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। वेव फंक्शन से बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, मतलब पार्टिकल के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको सॉल्व करना, उसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको वेव फंक्शन के जानने से पता चल जाएगा। तो इसीलिए वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन हमने समझ लिया कि किस वजह से आया, क्योंकि वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री नहीं थी, इस वजह से आया। अब हम लोग समझने वाले हैं वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कॉम्पिटिशन्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आजकल MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं BSc में, तो उसमें भी काम आएगा। तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो है वेव फंक्शन की, वो है कि साई मतलब वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। कब होना चाहिए? विद इन द गिवन लिमिट। मान लेते हैं कोई लिमिट आपको दिया हुआ है, उस लिमिट में हमारा साई तभी एक्सेप्टेबल होगा जब उस लिमिट में वो क्या हो? फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा साई है वेव फंक्शन, ठीक है। हमने कह दिया कि A से B के लिमिट में क्या है? साई। क्या साई फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? आप बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए वेव फंक्शन इस तरीके से गया, फिर ये बहुत ऊपर चला गया, फिर इस तरीके से गया, ये बहुत ऊपर चला गया। यानी यहाँ पे A से B के लिमिट में वेव फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसीलिए साई को कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे मिला दें तो अब क्या हो जाएगा? ये वेव फंक्शन फाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया? गिवन लिमिट में क्या होना चाहिए? वेव फंक्शन फाइनाइट हो, तो तभी हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अभी इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साई इज इक्वल टू x², -∞ से +∞ के बीच में आपको दिया गया है ये वेव फंक्शन, और पूछा गया है क्या इस लिमिट में ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो देखिए, जैसे ही हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, जैसे इस वाली लिमिट पे x को हम इन्फिनिटी रखेंगे, तो हमारा साई क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या फाइनाइट है? नहीं है। अब इस वाले लिमिट पे भी चेक कर लीजिए, -∞ रखेंगे तो साई भी हमारा इन्फिनिटी ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पे माइनस रखेंगे, -∞ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, दोनों लिमिट पे। तो गिवन लिमिट पे हमारा वेव फंक्शन क्या है? इनफाइनाइट है, यानी फाइनाइट नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा। ये प्रॉपर्टीज को समझिए, केवल रटिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। तो आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQ टाइप में। अब यहाँ पे देखिए x है, ये साई है, तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे साई हमारा इनफाइनाइट होता जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू e⁻⁻x हमको दिया गया है और लिमिट हमको दे दिया गया है 0 से इन्फिनिटी। आप चेक करके बताइए फाइनाइट है या नहीं है। तो हम पहले लिमिट x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे, तो e⁻⁻0 क्या होता है? 1 होता है, फाइनाइट, ठीक है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखेंगे, e⁻∞ क्या होता है? 0, ये भी फाइनाइट है। 1 और 0 क्या है? फाइनाइट है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा? फाइनाइट। तो ये वेव फंक्शन कैसा होगा? एक्सेप्टेबल होगा। कैसा होगा? एक्सेप्टेबल। तो साई फाइनाइट होना चाहिए,
गिवन लिमिट में, ये नहीं कि आप जो मन करे वो लिमिट ले लें, गिवन लिमिट में, ठीक है, जो लिमिट आपको दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फाइनाइट क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ना है। जैसे साई ही इनफाइनाइट हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आएगी। अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताया, जैसे वेव फंक्शन ही इनफाइनाइट होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए हम साई को क्या लेते हैं, फाइनाइट। दूसरी प्रॉपर्टी इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दूसरी, इसको भी समझते हैं। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई की सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, साई और एक्स का हमने ग्राफ बनाया है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे खींची हुई है, आप देखिए इस लाइन में देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ए मान ले रहे हैं। ए पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से एक वैल्यू है, एक वैल्यू, यानी ए पॉइंट पे दो वैल्यू वेव फंक्शन की आ रही है। कितनी वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज हमारी वेव फंक्शन की आ रही है। तो ये हमारा सिंगल वैल्यूड नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे 3 वैल्यूज आ रही है, इस पॉइंट पे देखें तो दो वैल्यूज आ रही हैं। तो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल वैल्यूड होगी तभी आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो बहुत अलग अलग प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर साई मल्टी वैल्यू है सिंगल पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे कई सारी वैल्यूज दे रहा है साई, तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी फाइंडिंग द पार्टिकल, इसलिए हम लोग सिंगल वैल्यूड ही लेते हैं। विच इज नॉट पॉसिबल, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट पे नहीं पॉसिबल है। तो क्या होगा, वेव फंक्शन इन द अबव फिगर वायलेट दिस रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए अबव फिगर में जो वेव फंक्शन है वो इस रिक्वायरमेंट को वायलेट कर रहा है। तो इसीलिए हमें कैसे चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यानी ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पे हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे 2। क्या ये बताइए, एक ही टाइम पे आप लखनऊ में या दिल्ली में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक उसी तरीके से वेव फंक्शन का भी किस्सा है कि एक ही पॉइंट पे आपकी दो वैल्यूज नहीं पॉसिबल है। अब तीसरी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे पहले मैं लाइट को थोड़ा सही कर देता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पे आप देखिए, साई एंड डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो हमारा वेव फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर 1 डायमेंशन में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, अगर 3 डायमेंशन में है तो जेड के, वाई के, तीनों के रिस्पेक्ट में आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे हम 1 डायमेंशन का केस समझेंगे। साई हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं भी आपको बताऊंगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए वेव चल रहा था, बीच में रुक गया, यहाँ पे गैप है। तो जहाँ पे भी गैप होता है उसको हम डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस वेव फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल है। अब कॉन्टिन्यूअस ही क्यों लेते हैं इसको मैं समझाऊंगा। पहले एग्जांपल देख लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस कौन सा नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे साइज इक्वल टू यहाँ पे है मॉड एक्स। मॉड एक्स हमने लिया है, मॉड एक्स का मतलब प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। यानी ये वेव फंक्शन हमको दिया है कि प्लस एक्स है माइनस एक्स है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इस वेव फंक्शन को हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे 0 पे फिगर टच नहीं करेगा, मतलब ऐसे आएगा, फिर 0 पे रुक जाएगा, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, यानी 0 पे गैप है। बीच में अगर गैप आ जाता है तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ये वेव फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगा है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 नहीं लगा है, इसीलिए ये क्या है, वेव फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 पे। क्लियर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन देखते हैं, डी साई बाई डी एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखें तो इसका एक्स का होता है 1 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। इसका अगर हम बनाएं तो 1 का कुछ इस तरीके से बनेगा, -1 का कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी 0 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो वेव फंक्शन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस ही क्यों एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर वेव फंक्शन साई कॉन्टिन्यूअस है तभी ये डिफरेंशिएट होगा। हमने लिमिट कॉन्टिन्यूटी क्लास 11th वगैरह में पढ़ी है। तो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तभी उसको हम डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब क्यों जरूरी है सेकंड डेरिवेटिव को एग्जिस्ट कराना, श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वहां पे सेकंड ऑर्डर का टर्म आता है d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो भाई एग्जिस्ट ही कराना पड़ेगा ना, ये एग्जिस्ट कराना पड़ेगा ना, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको एग्जिस्ट कराने के लिए डेल साई बाई डी एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और साई भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होगी तभी d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। ये समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों भी समझना जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टीज को रटिए नहीं, इसको समझिए।
अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज को समझते हैं वेव फंक्शन की। साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। हमारा जो वेव फंक्शन है उसको हम स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर पाए। देखिए यहाँ पे जैसे आई हमने कोई इंटीग्रेशन लिया है, वेव फंक्शन हमारा कोई लिमिट दे दिया है हमने कि x1 से x2 में हमारा वेव फंक्शन डिफाइन है, x1 से x2 में डिफाइन। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसके स्क्वायर इंटीग्रेबल अगर कर पा रहे हैं और उसकी वैल्यू हमें इनफाइनाइट से कम आती है, मतलब फाइनाइट आती है वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्टेबल होगा। स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये मॉड साई स्क्वायर है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड साई स्क्वायर होता है साई साई स्टार, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। साई जो होता है हमारा वेव फंक्शन, साई स्टार इसका कॉन्जुगेट होता है। और ये मॉड साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, और अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं लिमिट में तो हम इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये भी समझिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी। अब देखिए साई जैसे a प्लस आई बी है तो साई स्टार a माइनस आई बी, साई ई टू द पावर आई के एक्स है तो साई स्टार ई टू द पावर माइनस आई के एक्स हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकालने का तरीका। अब यहाँ पे जैसे साई हमारा नॉर्मलाइज्ड है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, x1 से x2 में साई साई स्टार dx इज इक्वल टू 1, यानी ये 1 के बराबर हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। कब? जब हमारा वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा वेव फंक्शन और वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।